नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने हम पेपर नंबर 16 का सॉल्यूशन लेके आते हुए बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है उसी मुहिम को आगे करते हुए हम अपना सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं आपके सामने। तो ध्यान से बच्चों देख लीजिए सॉल्यूशन आपका। पहला क्वेश्चन है कि जब संविधान बना था तो उस समय फेडरेशन संघवाद का प्रोविजन कहां से लिया गया, ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे का प्रोविजन कहां से लिया गया है। अब एक बात याद रखना बच्चों, क्योंकि हमारा संघ देखो कैसा है, हमारा संघवाद प्रॉपर संघवाद नहीं है। प्रॉपर संघवाद होता है जहां पर सेंटर और स्टेट आपस में कोई इंटरफेयर ना करे, सेंटर स्टेट के बीच में। ऐसा स्विट्जरलैंड में है, ऐसा अमेरिका में है, परंतु अपने यहाँ पर संघीय झुकाव है, सेंटर की तरफ टिल्ट है, सेंटर के पास ज्यादा शक्ति है एज कंपेयर टू स्टेट। और ऐसा हमने क्यों लिया गया, जैसे हम गवर्नर की पोजीशन को देखो तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय जो अपॉइंटमेंट करते हैं उसकी राष्ट्रपति के भी आप पर कार्य करते हैं। तो ऐसा हमारा संघवाद का क्षेत्र हमने कनाडा से कॉपी किया है। तो रेजिड्यूरी जुरिडिक्शन जो कुछ भी निहित नहीं है वो भी हमारी संघ की तरफ है, सेंटर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ है। तो ऐसा संघवाद हमारा कनाडा से लिया है जिसमें सेंटर के पास ज्यादा शक्ति है और राज्य के पास कम शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वो संख्या, वो सब्सटेंस उसको क्या बोलेंगे जिसमें न्यूट्रॉन अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन सेम सेम हो। तो बच्चों इसको करने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी। ये कहता है 6 कार्बन 12, जस्ट ए मिनट वेट द प्रोग्राम। जैसे ये कहता है 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। अब जो ये नीचे वाला नंबर है इसको बोलते परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में बोलोगे तो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो ये ऊपर वाला है इसको बोलते परमाणु भार, एटॉमिक मास। और जो परमाणु भार होता है और इसको परमाणु क्रमांक को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो मैं एक बात बोलूं, जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, उसी को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो जब ये चीजें सेम होगी तो ऐसी चीज जिसमें परमाणु क्रमांक सेम हो, तो या एटॉमिक नंबर सेम हो या तुम्हारा प्रोटॉन सेम हो, उस चीज को बोलते हो समस्थानिक आइसोटोप। अगर मैं ऐसे लिख देता 18 आर्गन 40 और 20 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, तो इसमें क्या सेम है, इसमें परमाणु भार सेम है। जिसमें परमाणु भार सेम हो उसे बोलते आइसोबार। तो आइसोबार कब बोलेंगे, जब परमाणु भार सेम हो। आइसोटोप कब बोलेंगे, जब तुम्हारा परमाणु क्रमांक सेम हो। ठीक है बच्चों, धनायन बोलते किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम +2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, धनायन है। कैटायन किसे बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, N-3, फ्लोरीन -3, फ्लोरीन -1, ये तुम्हारे क्या नेगेटिव चार्ज है। हिग्स बोसोन पार्टिकल, गोल्ड पार्टिकल को बोलते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आ गया, आइसोटोप, जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार डिफरेंट हो। परमाणु भार डिफरेंट हो या तुम्हारा न्यूट्रॉन अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक आइसोटोप। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। हाल में आपको पता भी है कि डुओंग, ये करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया है कि समुद्री गाय सीडुओंग, इसको समुद्री गाय बोलते हैं। ये समुद्री गाय किस प्रजाति की है बच्चों, मछली वाली प्रजाति में। इस समुद्री गाय में अब ये बात करते हैं, हाल ही में इसका बायोस्फीयर रिजर्व कहां बनाया गया है, तो ये हमें पता है तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में बनाया गया है। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं या रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मनस में आपके यहां पे राइनोकोर्स वगैरह पाए जाते हैं, गैंडा पाया जाता है। और नोकरेक मेघालय में जैंतिया की पहाड़ी में काफी बारिश होती है यहां पर। नोकरेक मेघालय, मनस असम, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल, और मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय तमिलनाडु में इसका रिजर्व सेंटर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निवारक निरोध से क्या तात्पर्य? प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कि आप जानते हो आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन, इसका मतलब क्या है? प्रिवेंटिव, होने से पहले अरेस्ट कर लेना। जैसे मान लो जाट आरक्षण की कोई बात हो जाए तो पहले से यशपाल मलिक को अरेस्ट कर लो। अन्ना हजारे जी को जब लोकपाल आंदोलन चलाया गया था तो लोकपाल आंदोलन के ताकि वो हिंसक ना हो पाए, अन्ना हजारे को पहले अरेस्ट कर लिया। तो कुछ मुद्दों, कुछ असामाजिक घटना, अप्रिय घटना ना हो जाए उससे पहले ही जो उस आंदोलन का सूत्रधार है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो नजरबंद करना, हालांकि नजरबंद का प्रोविजन किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है, हमारे इंडिया में है, परंतु इस लोकतांत्रिक इसका सिस्टम क्या है, कुछ एक्शन होने से पहले ही उनको नजरबंद कर लिया। संविधान के आर्टिकल 22 में इसका वर्णन है। पूछताछ के लिए हिरासत में लेना नहीं, पूछताछ के बाद हिरासत में लेना नहीं, बिना पूछताछ के निरोध, डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन, बिल्कुल बगैर पूछताछ से पहले ही उसको हिरासत में ले ले, उसे डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन, इसे 2 महीने तक ले सकते हैं। यह आपका आर्टिकल 22 में वर्णन है इसका। यह प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, हालांकि किसी लोकतंत्र देश में नहीं है, अंग्रेजों ने अपनाई थी तो अंग्रेजों से भारत ने एज इट इज ले ली है। अगली हम बात करते हैं, प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी कौन सी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी जो बच्चों आर्मी कुर्सेला थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स आर्मी कुर्सेला थी, ये फिनलैंड की थी और 1952 में इन्होंने प्रतियोगिता जीती थी। और रीता फारिया ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड है, 1966 में जीती थी, मिस वर्ल्ड है, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड है। रीता फारिया 1966 में जीती थी और ये डॉक्टर भी थी, रीता फारिया। इसका आंसर तो आर्मी कुर्सेला, 1952 में फिनलैंड की यूएसए में प्रतियोगिता जीती थी। फिर भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स रही हैं, उस समय प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड रही थी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन। हाल ही में हरनाज संधू जी बनी है मिस यूनिवर्स, उससे पहले आपकी मानसी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कौन सा पालतू जानवर सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था? तो मैंने हिस्ट्री जब पढ़ाई थी सीईटी के बैच में, अभी हिस्ट्री कुछ क्लासेस बचे भी हैं, वो भी कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा जॉब का प्रेशर ज्यादा हो गया था तो नहीं दे पाया था क्लास, अब मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं और यूट्यूब पे भी जल्दी आया करेंगे अब। तो अब ये बात क्या है, डिपार्टमेंट का एग्जाम था वो क्लियर हो गया था डिपार्टमेंट का एक्स प्रमोशन के लिए, तो थोड़ा वहां बिजी थे। अब क्या कह रहा है, पालतू जानवर कौन सा नहीं? तो मैंने क्लास में पढ़ाया था कि सभी थे ऑलमोस्ट, भाई बैल भी था, घोड़ा भी था, शेर भी था, परंतु ना शेर और गाय नहीं थी, शेर और गाय नहीं थी, 2 नहीं और सब है। पालतू जानवर कौन सा? सिंधु सभ्यता टेराकोटा में, ये टेराकोटा में अनुपस्थित था, मतलब टेराकोटा में जो सील मिली है, मोहरे मिली है, उन पर क्या नहीं था? गाय व शेर का चित्र नहीं था, गाय व शेर का चित्र नहीं था और सब कुछ था, तो गाय नहीं थी। बुफेलो भी था, भेड़ भी था, सूअर भी था, गाय का चित्र नहीं था। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? देखो बच्चों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के 3 वार हुए थे, फर्स्ट कर्नाटक की वॉर, सेकंड कर्नाटक की वॉर, थर्ड कर्नाटक की वॉर। तो पहली जो कर्नाटक की वॉर हुई उसमें बैटल ऑफ अडियार भी उसी में शामिल है। ये तुम्हारा क्या नाम है, फ्रेंच कॉलोनी और आरकुट के नवाब के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों ने आरकुट के नवाब का साथ दिया था, हालांकि फ्रांसीसी जीत गए थे, परंतु निर्णायक जो लड़ाई है 1758-59 के अराउंड, वो बैटल ऑफ वांडिकास है, जो तृतीय कर्नाटक की वॉर के दौरान हुआ था। इस तृतीय कर्नाटक की वॉर के दौरान, तृतीय एंग्लो फ्रांच वॉर के दौरान पूर्णतः फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। ये थी बैटल ऑफ वांडिकास। हालांकि ये पूछे अडियार की लड़ाई, ये 1746 में थी, इसमें कौन जीता था? फ्रेंच वाले जीते थे, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ थी। ये फर्स्ट कर्नाटक की वॉर का भाग था, ये फर्स्ट कर्नाटक की वॉर का भाग था। तो फर्स्ट कर्नाटक की वॉर के अंदर आता है ये अडियार की लड़ाई, और थर्ड कर्नाटक की वॉर के अंतर्गत आता है वांडिकास की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई पहला युद्ध था, 1757 में था, सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ था प्लासी की लड़ाई में, और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और इनके बीच में अंग्रेजों के साथ हुई थी। क्लियर टू यू? तो इसमें आएगा वांडिकास की लड़ाई। किस देश की भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा? सबको पता है, ये बार बार कराने जूत में, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ? आपकी बांग्लादेश के साथ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आपने कर लिया है, चीन की, पाकिस्तान की, सबको पता है। ये सबसे कम सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान भारत के संविधान के किस अंग के विषय हैं? तो बच्चों अस्थाई, टेम्परेरी प्रोविजन, तो पहले तो 370 था, वो हटा दिया है। अब इसके बाद कौन सा बच्चों? पार्ट 21 में 371 जो आर्टिकल है, जो समय समय पर 371 से लेकर 371 जे तक, इसमें 12
राज्यों के लिए प्रोविजन है अलग अलग, तो वो आपका स्थायी प्रोविजन है पार्ट नंबर 21 में 371 संविधान के संशोधन में 371 अनुच्छेद में, संशोधन बोला 371 आर्टिकल में, जिसमें 371 से लेकर 371 जे तक का संबंध है 12 राज्यों के लिए, जैसे महाराष्ट्र के लिए, तेलंगाना के लिए, सिक्किम के लिए, सब चीजों के लिए है इसमें, मोस्टलियों के लिए। तो वहां पर और 21वें भाग में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु जो भारत का अंडमान निकोबार भी भारत का भाग है, तो अंडमान निकोबार भी भारत का भाग है, तो अंडमान निकोबार का, ग्रेट निकोबार का लास्ट वाला पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हो, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम पश्चिमतम पूर्वी दक्षिणी बिंदुओं में से है, तो भारत का लास्ट भाग है। ठीक है, कोवलम एक बीच है त्रिवेंद्रपुरम में, केरल में, और पॉइंट कैलेमरी वो हिस्सा भारत का जहां पर 0 डिग्री एलिवेशन है, जहां पर समुद्र और धरती बिल्कुल पास में 0 डिग्री एलिवेशन पे कौन सा है? पॉइंट कैलेमरी है। और सतलीय भूमि जो द्वीपों को छोड़ दे, सतलीय भूमि जो अगर मान लीजिए भारत की बात करें तो ये भारत हुआ, ये द्वीप हुए, तो द्वीपों भी तो भारत का हिस्सा ही, यहां तो इंदिरा पॉइंट हो गया ग्रेट निकोबार में। परंतु बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं केवल सतलीय भूमि का, तो लास्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तो अलग अलग पॉइंट हो गए। सतलीय भूमि का, मेन सतलीय भूमि, मुख्य सतलीय भूमि का अंतिम पॉइंट कन्याकुमारी, वो हिस्सा जहां पर समुद्री जल और जो सतल एक जैसे एक पॉइंट पर जाते, पॉइंट कैलेमरी तमिलनाडु में, और लास्टतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड में, और कोवलम एक बीच है केरल में। Which of the following is not an element of the state? जो राज्य का हिस्सा नहीं है, मतलब राज्य के जिसके ऊपर बात नहीं है, राज्य का हिस्सा नहीं है। कौन सा राज्य का हिस्सा नहीं है? गवर्नमेंट राज्य में भी होती है, जनसंख्या कंट्रोल राज्य में भी होती है, सेंटर में भी होती है, लैंड भी होती है। आर्मी जो सेना होती है वो राज्य का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होती, सेना सेंटर का हिस्सा होती है, सेना सेंटर का हिस्सा होती है। पुलिस अगर बोले तो पुलिस राज्य का हिस्सा है, पुलिस अगर बोले तो पुलिस राज्य का हिस्सा है। इन विच स्टेट इज अ नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड? वैली ऑफ फ्लावर कहां पर लोकेटेड है? तो वैली ऑफ फ्लावर आपका बच्चों उत्तराखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड। पुर्तगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? अगर वो बोले कि पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर जिसने पुर्तगालियों की अच्छी यहां पर सुदृढ़ता की भारत में, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो वैसे तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बोले तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा है, फ्रांसीसी डी अल्मेडा है पहला बोले तो, परंतु अगर वास्तविक बोले तो अल्बुकर्क है जिसने 1510 में गोवा को जीता था, 1510 में गोवा को जीता था। ठीक है, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। पहला बोले तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, परंतु वास्तविक पूछ रखा तो अल्बुकर्क इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द पोली? ये क्या है बच्चों? ये पहला ही ऑप्शन है। सबसे पहले जो ब्लैक होल जो होता है, जहां पर बिल्कुल डेंसेस्ट पार्टिकल हो जाता है, जहां से सूर्य का प्रकाश भी एंटर नहीं कर पाता, उसका पहला जो चित्र आया था उसे क्या कहा गया था? पोहिली, पोही कहा गया था। उसके पहला जो चित्र आया था, तो डेबल टू फर्स्ट एवर ब्लैक होल डज नॉट एबल टू फोटोग्राफ, जिसका चित्र भी नहीं लिया जाता उसे बोलते पोही। इंडियन एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, तो ये यहां पर थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, ये कट कर देना इस पोर्शन को। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, भारत का लक्ष्य भूमि शरण, मतलब जो वाटर इरोजन से, सॉइल इरोजन जो हो रहा है आपका वाटर की वजह से या विंड की वजह से, उसको बिल्कुल न्यूट्रल करने का भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो बिल्कुल जो वाटर इरोजन या सब चीजों से भारत का लक्ष्य रखा गया है कि बिल्कुल न्यूट्रलिटी आ जाए 2030 तक, जो हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 30 तक है, उनका भी लक्ष्य है। तो इसी के अंदर ही लैंड न्यूट्रलिटी पाने का भी लक्ष्य है कि भारत की भूमि का जो शरण हुआ है उसको बिल्कुल अच्छी तरह किया जाए, भूमि का अपरदन बिल्कुल कम से कम हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, ये कहता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हुए इकोसिस्टम में क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों जी लैंडेमन का लॉ है, जी लैंडेमन का लॉ है 10% लॉ। 10% लॉ क्या? मान लो आपके पौधे के अंदर 100 जूल एनर्जी है, तो पौधे को अगर मनुष्य खाएगा तो मनुष्य के अंदर 10 जूल आएगी। अब पौधे को खाया हिरण ने या पौधे को खाया किसने, तुम्हारे मुर्गे ने, किसी ने भी खाया, तो मुर्गे के अंदर 10 जूल एनर्जी आएगी, और मुर्गी को तुमने खाया मनुष्य ने तो 1 जूल एनर्जी आई।
तो कहने का मतलब है हर ट्रॉपिक लेवल पर, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब कोई चीज किसी को खाता है तो उसकी 10% एनर्जी फ्लो में जाती है। तो इसीलिए कहा था अगर इंसानों को लंबे समय तक जीना है तो शाकाहारी बनना पड़ेगा, क्योंकि शाकाहारी बनेंगे और 90% एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाती है। अगर मान लो मैंने डायरेक्ट पौधा खाया, इंसानों ने डायरेक्ट पौधा खाया, तो हमने 10% एनर्जी उस पौधे की यूटिलाइज की और 90% वातावरण में चली गई। परंतु मुर्गी ने खाया तो उसकी 10% उसके पास आ गया, 90% इन्वायरमेंट में चलेगी। मुर्गी को हम खाएंगे तो उसकी 10% हमारे पास आएगी, तो 10 जूल का 10% 1% आएगा। तो डायरेक्ट अगर हम शाकाहारी बनेंगे तो हम ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे और मांसाहारी बनेंगे तो कम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसे बोलते हैं 10% लॉ। तो हर एक लेवल पर जो ऊर्जा होती है वो घटती जाती है, कम होती जाती है 10% लॉ के अकॉर्डिंग। व्हेन वाज द आईपीसी इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, हमें पता है कि 2 डिग्री सेल्सियस समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से इतना लेवल बढ़ जाएगा पानी का, भाई 2050 तक हम इतना लेवल करना है, वो कार्बन न्यूट्रल बनना है, इतने उत्सर्जन कम करने हैं। तो इन सभी चीजों के लिए इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज बनाया गया है। तो इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आपका सर्वप्रथम 1988 में बनाया गया है। तडोबा टाइगर रिजर्व विच होस्टेड द ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे सेलिब्रेशन लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी भारत में ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे बनाया था तो तडोबा टाइगर रिजर्व में बनाया था। तडोबा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो बच्चों आपका तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचिता सुवेली हु क्लिंच द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम। तो बच्चों हम जान लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम बहुत अच्छा आपकी बार 61 के राउंड मेडल आए हैं। तो सबसे पहले जो हैं ये कहां से हैं? ये इन्होंने वेट लिफ्टर हैं बच्चों, वेस्ट बंगाल की वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पाया है। ठीक है बच्चों, इससे पहले सबसे पहले जो अपना मेडल आया था संकेत सागर, उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग से आया था। और हमारे जो हरियाणा से तो बहुत मेडल आए, बजरंग पुनिया जी लेके आए, साक्षी मलिक जी लेके आए, बहुत मेडल आए हैं, पुनिया साहब भी लेके आए। तो ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे अब की बार 2022 में, जुलाई से लेकर अगस्त तक हुए थे। भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा, भारत चौथे 5वीं पोजीशन पे इसमें आया। तो बच्चों ये वेट लिफ्टिंग से रिगार्डिंग अचिता सुहेली, और इसको डिटेल में हम कॉमनवेल्थ की वीडियो भी बनाएंगे। और भारत में सबसे पहले लोन बॉल्स में, पहली बार भारत में लोन बॉल्स में भी अवार्ड आया है। टेबल टेनिस में काफी अवार्ड आए हैं बच्चों। शरत कमल है, शरत कमल ने टेबल टेनिस में काफी अवार्ड लेकर आए, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर आए शरत कमल द्वारा। तो आराम से इसके बारे में कराएंगे। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू। तो विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड वाले हैं, हमें पता है रूस यूक्रेन में वार हो रही है, तो यूक्रेन को मोरली सपोर्ट देने के लिए जो यूक्रेन का हालिया प्रेसिडेंट है आपका वोल्डिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी भारत के हैं। ठीक है, तो वोल्डिस्की जेलेंस्की को। विच एनिमल फीचर इन द 36th नेशनल गेम 2022 टू बी हेल्ड इन गुजरात। तो गुजरात में जो होने वाला है हमारा अब की बार का नेशनल गेम्स, उसके लिए लोगो जो बनाया गया लाइन, शेर को बनाया गया, गुजरात गिर नेशनल पार्क लाइन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who are the beneficiary of प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना? व्यय वंदना योजना आपको पता है वयोवृद्ध, जैसा कि नाम से पता लगता है वयोवृद्ध, ये जो तुम्हारी सीनियर सिटीजन है उनके लिए योजना है वयोवृद्ध। अगला, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन रिसेंटली डेवलप्ड ए सेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड। ये नेशनल स्टैंडर्ड स्टार्ट किए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया है। ये किसके लिए? ये बच्चों तुम्हारे सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए कुछ कोड कंडक्ट बनाए हैं। ये बनाए सेंट्रल सीबीएसई कमीशन ने। किस हिंदुस्तानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल और तरन्ना शैली को प्रवर्तक माना जाता है? तो बच्चों हम बताएं, अगर तबला, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, तबला आ जाए, ख्याल गायकी आ जाए, तो इनका वो क्या तुम्हारा वो ढोलक आ जाए, तो इन सभी का राग वाग आ जाए, तो इन सभी का जो जनक माना जाता अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? जिसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, किस दिशा में जाएगा, फोर्स भी एक डायरेक्शन में लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
अगली हम बात कर लेते हैं, बाल बेरिंग आर यूज इन, बहुत पुराना है, बचपन में पढ़ते आए हो कि बाल बेरिंग का यूज कहाँ किस चीज के लिए होता है। तो आपको पता है बाल बेरिंग का यूज बच्चों रिड्यूस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, घर्षण कम से कम हो, इसके लिए होता है, फ्रिक्शन के लिए बाल बेरिंग तुम्हारा। तो बाल बेरिंग से कम से कम तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो, जितना कम से कम कॉन्टैक्ट होगा उतना घर्षण कम से कम होगा। द इफेक्टिव एरिया इज रिड्यूस, पहिया और दूरी के बीच सस्पेंशन का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। इन एन इलेक्ट्रॉनिक वाच द कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक की समतुल्य ऊर्जा होती है। ये कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग पेंडुलम ऑफ कंपोनेंट क्या होता है। तो पेंडुलम से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो पेंडुलम से रिगार्डिंग आप हमेशा बच्चों क्रिस्टल, क्योंकि वो घूमती तो है पर उसमें क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। तो बच्चों तुम्हारा क्रिस्टल ऑसिलेशन होता है, क्रिस्टल जो दिखे भी और तुम्हारा ऑसिलेशन भी होता रहे घड़ी का। ये तुम्हारे आंसर जैसे साइंस के, तो क्योंकि काफी लंबा टाइम लग जाएगा, साइंस के जस्ट नॉर्मल बताएंगे और चीजों का एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरिटी नॉट द ओनली रीजन, ये कहते हैं कैपिलरिटी आपको पता है राइज अप इन द कॉलम या डाउन अप इन द कॉलम, अपने आप बढ़ जाना। जैसे पौधे जो हैं धरती से पानी को ले लेते हैं, जाइलम भी किस प्रकार का एक्शन है, कैपिलरिटी का। शाई का, पेन में इंक का जाना भी किस प्रकार का एग्जांपल है, कैपिलरिटी का। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा है जो कैपिलरिटी के अलावा और कुछ भी देता है। देखो शाई तो टोटली कैपिलरिटी है। राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल का ऊपर भी आना कैपिलरिटी है। स्प्रेड ऑफ वाटर ऑन कोटी, सूती कपड़े पर जल किस तरह बूंद फैल जाना, कैपिलरिटी। राइज ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट इज टू फाइलेज, ये कह रहा है रूट्स ऑफ प्लांट इनटू फाइलेज, पानी का ऊपर तो आया परंतु जड़ों से आगे जाके, तो उसमें बच्चों उसमें तुम्हारा कंडक्शन भी हुआ, कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड मटेरियल का भी हुआ। तो कैपिलरिटी प्लस कंडक्शन दोनों चीजें होती हैं, दोनों के दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, जाइलम टिश्यू वगैरह की। Which of the following type of waves is used in the night vision apparatus? नाइट विजन apparatus में किस प्रकार की व्यू यूज होती हैं। तो नाइट विजन कोई भी apparatus होगा देखने के लिए, तुम्हारा गाड़ी वगैरह को देखने के लिए, या तुम्हारा अगर बात करें तो वो जो कैमराज वगैरह लगते हैं बुलेट उस पे वेपन वगैरह पे, तो सभी जगह नाइट विजन जो कैमरा होते हैं वो हमेशा इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं, जिसकी लंबी वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड वेव, लंबी वेवलेंथ, ताकि दूर तक देख सके, क्योंकि जब दूर तक दिखेगी जब चीजें इजीली दिख पाएंगी। Which of the following noble gas is not found in air? इनमें से कौन सी नोबल गैस एयर में नहीं मिलती है। हीलियम बिल्कुल मिलती है, हाइड्रोजन हीलियम, आर्गन भी मिलती है एयर में, नियोन भी मिलती है, परंतु रेडोन कभी भी नहीं मिलती है नेचुरली इन्वायरमेंट में। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? स्टील में बहुत कम परसेंट कार्बन होता है, आपको पता है स्टील में सबसे कम 1.1 से 2% तक की कार्बन की मात्रा होती है स्टील में, इसीलिए स्टील को हम यूज करते हैं बेहतरीन तरीके से। आयरन के अंदर कितनी कार्बन की मात्रा होती है तो उसे स्टील बोलते हैं, 0.1 to 2%। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोक इज द वन ऑफ द मटेरियल ऑफ चार्ज एडिड टू ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील आयरन, इट इज फंक्शन टू। कोक का हम यूज करते हैं, जो लोहे की भट्टी होती है स्टील की भट्टी में, किस तरह यूज करते हैं कोक का। तो कोक का हम यूज करते हैं किस प्रकार के लिए करते हैं, 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, इसको सिलिका निकालने के लिए यूज करते हैं, इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो आप यहां से देखोगे तो रिएक्शन जो समझाना, ZnO+C, इससे क्या बन जाएगा, Zn निकल जाएगा और CO निकल जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन 0 होता है और यहां पर क्या होता है बच्चों, कार्बन की +2 हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन हुई, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें किसी स्टील की भट्टी वगैरह में, तो कार्बन का यूज रिड्यूसिंग एजेंट और उसमें फ्यूल की तरह होता है। तो पॉइंट 1 ठीक है और पॉइंट 3 ठीक है। पॉइंट 1 और 3 ठीक के देखने के बाद हमें पता लगता है कि इसका आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई, जिसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो 1 व 3 इसका राइट आंसर होगा। फ्यूल की तरह यूज भी होता है, वैसे भी यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें किसके संश्लेषण के काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने के काम आओगा। डीएनए किसके लिए होगा, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड स्मॉल जो मोनोमर्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और उनका पॉलीमर बनेगा वो डीएनए बनेगा। पॉलीमरेज एंजाइम नाम से पता लगा रहा है कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना, तो मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज। Which is the most molecule in number and diversity in living cell excluding water?
जीव कोशिका में जल को छोड़कर संख्या और विविधता में सबसे अधिक अणु किसके अंदर होते हैं? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तो कंपाउंड होता है अटैच में, सबसे ज्यादा जो होते हैं बच्चों अधिक अणु, अधिक जो अणु का मतलब ये होता है अधिक एटम। तो लॉन्ग चेन किसकी होती है? क्वेश्चन इनडायरेक्टली लॉन्ग चेन किसकी होती है? लॉन्ग चेन लिपिड की होती है या लॉन्ग चेन न्यूक्लिक एसिड की होती है या लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट? तो सबसे लॉन्ग चेन प्रोटीन्स की होती है। प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड छोटी यूनिट होती है और बड़ी यूनिट, तो अमीनो एसिड को मोनोमर बोलेंगे छोटी यूनिट, और बड़ी यूनिट किसे बोलते हैं? प्रोटीन को। ये मैथ का पोर्शन सर ने करा दिया। अब हम एक जल्दी से हरियाणा का पोर्शन देख लेते हैं, बहुत इजी हरियाणा डी है, खाली आंसर बताएंगे। हरियाणा बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी। सोइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंबाला एंड कैथल डिस्ट्रिक्ट इज कलर। देखो लाल तो नहीं है, लाल चेस्टनट तो किसकी? यमुनानगर की है। काली यहां पर किसी की मिट्टी नहीं है। पीला धूसर और पीला भूरा रंग। तो बच्चों जहां पर बारिश हो जाती है उसमें थोड़ी ब्राउन सॉइल हो जाती है। पीली का मतलब है दोमट, तो दोमट तो यहां भी है और दोमट भी यहां पर भी। धूसर मतलब थोड़ा रेत आ जाए, तो रेत नहीं है। कैथल और अंबाला में बारिश ज्यादा हो जाती है, इसलिए पीला भूरा रंग हो जाएगा। येलो ब्राउन सॉइल, तो येलो ब्राउन सॉइल किस लिए बोलते हो? क्योंकि थोड़ी बारिश होगी। येलो ब्राउन सॉइल कहां पर है? कैथल और अंबाला में। जैसे मैं बोलूं पूरे के पूरे पठार की रेड सॉइल है, परंतु जहां जहां पर तटीय मैदान है सह्याद्री के पास की बोलो तो वहां पर रेड ब्राउन सॉइल है, क्योंकि सह्याद्री के पास बारिश ज्यादा होती है। तो सेम कंसेप्ट यहां पे लगाना था। अक्रॉस इंडिया हरियाणा इज रैंक 20th। तो हरियाणा रैंक 20 किसमें आएगी? हरियाणा एरिया में छोटा है, साक्षरता में बहुत बड़ा है, दिमाग लगा लो। फॉरेस्ट कोर में सबसे पीछे 28-29 आना चाहिए। तो बच्चों सबसे ज्यादा और आबादी काफी हरियाणा की, तो लैंड एरिया में 20वें नंबर पर है। जम्मू कश्मीर से भी छोटा लैंड एरिया में 20वें नंबर पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास। तो हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब पास हुआ? 1984 में, 1982 में, 1981 में। कब हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये एक्ट 1984 में पास हुआ था। विच नेशनल हाईवे डज नॉट, ये प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों। वैसे तो इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता। अगर आज के सेंस में देखें तो इस क्वेश्चन में NH2 भी नहीं है, NH1 भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का एक पुराने सेंस में दे रखा है। उस समय NH2 भी था, NH1 भी था, NH10 भी था, NH5 डायरेक्ट नहीं था, पुराने ओल्ड हाईवे के बेस पे। तो वहां पे आपने क्वेश्चन का अंदाजा लगाना है कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है आपसे। ये पुराने हाईवे में तो अनुसार ये आएगा। और आज के सेंस में देखे तो 1 भी हमारे पास नहीं है, 2 भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसके अनुसार इसका 5 दिया गया था। हरियाणा में डेरू क्या है? तो डेरू बच्चों में पता है भगवान शंकर का वाद्य यंत्र है डेरू। तो लकड़ी के खोल से बना हुआ एक यंत्र है जो भगवान शंकर जी बजाते थे, उसे बोलते थे डेरू। डमरू का बड़ा रूप डेरू, मैंने पढ़ा भी चुका हूं। दयाचंद मायना इज रेपुटेड, क्या है? दयाचंद मायना आपके लोक कलाकार भी हैं, कवि भी हैं। दयाचंद मायना बहुत फेमस हस्ती हैं हरियाणा की, कवि व लोक कलाकार। मायना गांव रोहतक से। रेड जंगल फाउल सभी को पता है। रेड जंगल फाउल कहां पर है बच्चों? करनाल में नहीं, पानीपत में नहीं, कहां पर? पंचकुला में, बिल्कुल। लाल जंगली मुर्गी पंचकुला में। आगे चले भाई। राजा गजपत सिंह द्वारा स्वरूप बनाया। राजा गजपत सिंह ने कौन सा किला है बनाया? जींद का किला। ये बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत हरियाणा के इजी नहीं है, आपने बार बार क्वेश्चन कर लिए हैं इसलिए क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको। बार बार इनकी एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं, इसलिए बार बार एक्सप्लेन नहीं करता मैं। वही यूट्यूब की तरह नहीं खाली आया यार एक्सप्लेन करके। जो क्वेश्चन जरूरी हो बताएंगे। जींद किला। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज डांस फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा से कौन सी नहीं है? धमाल नृत्य हरियाणा का है, सांग नृत्य भी हरियाणा का है, फाग नृत्य भी। भांगड़ा, भांगड़ा मूल रूप से पंजाब का है, परंतु बिल्कुल भी हरियाणा में नहीं, ऐसी बात नहीं। पर इन चारों में ऑप्शन क्या बनता है? भांगड़ा। चूज द विच सिटीज भाखड़ा कैनाल एंटर्स इनटू हरियाणा। तो हरियाणा में भाखड़ा कैनाल कहां से एंटर करती है? क्वेश्चन सबको पता है। भाखड़ा कैनाल जो तुम्हारी एंटर करेगी, 2 बार नदी घग्गर नदी प्रवेश करती है ना, 2 बार। तो टोहाना फतेहाबाद से एंट्री करती है, बिल्कुल ठीक है, टोहाना फतेहाबाद से एंट्री करती है।
आगे हम चले, हरियाणा के किस गांव में अजान चाह बौद्ध विहार की स्थापना की गई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अजान चाह बौद्ध विहार की स्थापना आपका गेंद रामपुरा यमुनानगर में की गई है। और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की बात करें तो वो अटेरना सोनीपत में बनाई गई है। उगाड़ा अंबाड़ा में पशु हॉस्टल खोला गया है। मानेसर में गुरु वो वन नगर वन बनाया गया है। तो यहां पर है गेंदा रामपुरा यमुनानगर। ओलंपिक सॉन्ग को स्पोर्ट्स सॉन्ग के लिए किस कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला? ओलंपिक जो हमारा हरियाणा के लिए स्पोर्ट्स सॉन्ग बनाया गया था बच्चों ओलंपिक में गाने के लिए, उसको MSU गोल्ड अवार्ड मिला है। ना ओलंपियाड मिला ना स्पोर्ट्स आइकन, MSU गोल्ड अवार्ड मिला है। प्रदेश में पहला नगर वन गुरुग्राम में है बच्चों, घाटा गुरुग्राम। मानेसर के पास घाटा गुरुग्राम पहला नगर वन बनाया गया है। ठीक है। हरियाणा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को बजट में कितना? तो बच्चे सारे बजट के राशि दिए गए हैं। इनमें से जो तुम्हारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और जस्टिस के लिए 13,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सारे देख लेना, 13,050 करोड़ रुपए दिए गए। प्रिंटिंग व स्टेशनरी, खेल विभाग के साथ प्रिंटिंग व स्टेशनरी का काम दिया संदीप सिंह को। देवेंद्र बबली के पास पंचायत विभाग है, अनूप दानक के पास अलग है, और कमल गुप्ता, ये नए बनाए गए थे देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता। इनमें संदीप सिंह के पास प्रिंटिंग व स्टेशनरी विभाग है। अब जल्द ही हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक KDDT ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज के सेशन में बच्चे हम जो आपका ऑफलाइन बच्चे टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 16, और उसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन बच्चे मैं कराऊंगा। और मेरी क्लास के जस्ट बच्चे बाद जुड़े रहिएगा, आप सभी स्टूडेंट जुड़े रहिएगा। इसके बाद बच्चे करण कौशिक सर आपको जो बाकी बचा हुआ एग्जाम है उसका जीके के सॉल्यूशन, करंट अफेयर का सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपको क्या बोला गया? 4 + 8 × 12 डिवाइड बाई 6 -4 इज इक्वल टू 8 है। तो किन किन साइन को बदलने के बाद यहाँ पे ये समीकरण जो है ये करेक्ट हो सकता है, ये बात बच्चे आपसे पूछी गई है। तो चलिएगा, हम ये क्वेश्चन आप सभी को भी बच्चे पता है, ऐसे क्वेश्चंस आप केवल बाई ऑप्शन ही बच्चे कर सकते हैं, और बाई ऑप्शन ही करना इन क्वेश्चंस को बेटर रहता है। जैसे शुरू में क्या बोला गया है? डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन। अगर बच्चे मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर मैं डिवाइड ले आया और इधर बच्चे में मल्टीप्लाई ले आया। ठीक है, तो अब जब आप इसको देखोगे ये कंडीशन आपको इधर ही पता चल जाएगी। आपके पास ये कितना बना है? 12 × में 6, ये 1/9 फ्रैक्शन बच्चे फॉर्म बनेगी। 8 डिवाइड बाई आपके पास 12 और मल्टीप्लाई बाय 6 बाई, है ना। अगर आप यहाँ पे जब इस कंडीशन को आप देखने लग रहे हैं, क्या ये कंडीशन आपके पास बनने लग रही है? पहले आप डिवाइड करोगे, 8 ये बन गया 4 + 2/3 इंटू में बच्चे आप 6 करोगे, -4 इज इक्वल टू 8। क्या ये बनने लग रहा है? 3 से ये 2 पे, ये तो 4 इज इक्वल टू 8, ये तो नहीं बना। पहले वाली कंडीशन हमारी नहीं हुई सॉल्व। फिर दूसरे वाली कंडीशन से जाऊंगा, 4 और डिवाइड को मैं प्लस और डिवाइड को चेंज करूं। यहाँ पे मैं डिवाइड का साइन ले आया बच्चे, और यहाँ पे मैं प्लस का साइन ले आया। तो ये 1/2 इंटू में ये 4 डिवाइड बाई 8 1/2 इंटू में बच्चे 12 और +6 -4 हुआ, है ना। तो ये बच्चे 6 × 6 12 -4 8 बन गया ना। इक्वेशन सोल्व हो गई। तो कौन से ऑप्शन से? बी ऑप्शन से बच्चे हमारे यहाँ पे कंडीशन आ गई है। क्लियर है बच्चों? यस और नो? नेक्स्ट बच्चे बोला गया, यदि घड़ी में समय 12:23 है, अगर घड़ी में समय 12:23 है तो मिरर में उसी टाइम पे बच्चे क्या दिखेगा? आप सभी को बच्चे पहले भी बताया गया है, क्लॉक की क्लास में बच्चे बताया है, अगर कभी भी मिरर इमेज बच्चे आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है? 2360 में से आपने बच्चे सब्ट्रैक्ट कर देना है। 12:23 को घटाऊंगा तो क्या जाएगा? 11:37 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। ठीक है, 11:37 बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई है? यस और नो बोलिएगा। क्लियर है या नहीं है भाई? अगला क्वेश्चन कहा गया है, इम्पैशनेबल से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? मतलब जो इसमें यहाँ पे लेटर्स यूज हुए ना, इनसे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? जब आप एक नज़र मारोगे, घुमाओगे ऑप्शंस में के, आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है इम्पैसिव। इम्पैसिव, वी
वी बच्चे क्या यहाँ पे कहीं पर है? नहीं है ना, तो ऑप्शन बच्चे सी बन गया। क्लियर है? ये बात समझ में। नेक्स्ट बोला गया है ऑड वन आउट, विषम पहचाने, मशीन, टेलीविजन, गीजर और कंप्यूटर। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन सा अलग है, बच्चे आप सभी ने एक क्वेश्चन याद किया होगा, आपका एक ऑड वन आउट में आता है कैलेंडर, डेज, वीक और मंथ। वहां पे आप किसको अलग बताते हो? कैलेंडर को। बाकी 3 कैलेंडर के पार्ट हैं। तो बच्चे ये जो बोला जाएगा ना, यहाँ पे इसका आंसर मशीन बोला जाएगा। बाकी 3 किसी न किसी प्रकार की मशीन ही है, ये तीनों बच्चे इसका पार्ट है आपके पास। तो कभी भी इस तरीके से आए ना, तो आपको जो सबसे बड़े वाले होता है ना, जैसे अगर मैं पूछ लूँ, मान लो मैंने बोल दिया साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें अलग बताए, तो आप साइंस को बताओगे, बाकी तीनों उसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? मशीन बच्चे हमारे पास है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बोला गया है कि जिस प्रकार से फील्ड फार्मर से संबंधित है, ऑब्जर्वेटरी किससे संबंधित होगी? जिस प्रकार से खेत किसान से संबंधित है, वैधशाला किससे होगी? वैधशाला बच्चे, ऑब्जर्वेटरी बच्चे किससे होती है? एस्ट्रोनॉमर से रिलेटेड आपके पास होती है, खगोलविद से। ठीक है, वैसे भी आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब फार्मर है, ये कि टेलीस्कोप कोई पर्सन थोड़ी है, स्टार कोई पर्सन थोड़ी है, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का काम कहाँ पर होता है? अंतरिक्ष में होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? एस्ट्रोनॉमर बच्चे आपके पास आएगा। नेक्स्ट बताना है, आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो। तो बच्चे अगर हमने यहाँ पे देखा, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, ये सारे के सारे क्या है? पेट एनिमल्स है ना। और ऑप्शंस में दे रखा लायन, लियोपार्ड, चीता और काऊ। तो इनमें पेट कौन है? गाय है ना। तो आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पे मैच खाता है। 19 को 400 से जोड़ा गया है, तो 24 किससे जुड़ेगा? अब बच्चे आपको सीधे दिखाई दे गया होगा, ये 19 है तो ये 20 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 24 है तो इधर 25 का स्क्वायर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 625 आ जाएगा। आंसर बच्चे क्या हो गया? डी ऑप्शन हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, क्लियर है? आइए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बोला गया है एक रो, आपको डाटा आपके सामने है और इसमें आपने मिसिंग टर्म बच्चे फाइंड आउट करनी है। इसमें बच्चे आपने बताना है मिसिंग टर्म कौन सी है। देखो 11, 12, 18, 4, 5 एंड 6 और 57, 19 एंड ब्लैंक। अब बच्चे यहाँ पे देखो, ऐसे जब भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, पिछले मॉक टेस्ट में भी मैंने बोला है, आपने उस डाटा में जो बड़े वाला नंबर है, जो बड़े वाला नंबर है, उस बड़े वाले नंबर की ओर बढ़ना होता है, जो बड़े वाला नंबर उसकी ओर बढ़ना होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? 11, 4 और 57 कहा गया है, 11, 4 और 57। अब 57 की ओर जाएंगे तो मैंने देखा 11 इंटू 4 आपके पास नहीं बन रहा, क्योंकि आगे जब मल्टीप्लाई करने लग रहा हूँ ना मैं, तो मेरे पास बात नहीं बन रही। तो मैं डिफरेंस से जाऊँ, डिफरेंस से भी बात नहीं बनी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फिर स्क्वायर ही देख सकते हैं हम। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर 121। 121 और 57 में कितने का डिफरेंस है? 64 का, जो कि क्या है? 4 का क्यूब है। मतलब पहली टर्म के स्क्वायर में से अगर दूसरी टर्म का क्यूब घटाने लग रहा है तो मेरे पास बात आने लग रही है। और ऐसे ही मैं देखूँ 12 का स्क्वायर 144, 5 का क्यूब 125, यहाँ पे घटाने लग रहा है तो ये भी बात बन गई ना। तो 18 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया? 324। 6 का क्यूब कितना हो गया बच्चे? 216। अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा? 108 ना। ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी बच्चे हमारे पास है, आंसर हो गया 108 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है? यस और नो? आइए ना बात समझ में। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। यहाँ तक तो बात आप सभी को क्लियर हुई होगी ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इस आकृति में आपको क्या बतानी है? मिसिंग बच्चे आपको चीज़ें बतानी है, क्या होगी? ठीक है, इस आकृति में बच्चे मैं स्टेटमेंट में थोड़ा सा बच्चे बदलाव करवाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे को लग रहा है मिसप्रिंट हो रखा है। अब यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म बतानी है। अगर आप देखेंगे तो 9 से 12 पे गए बच्चे 3 ऐड हुआ, 12 से 18 पे गए 6 ऐड हुआ, मतलब इसका डबल। फिर 6 का डबल देखूंगा तो 12 ऐड करूंगा तो 30 आएगा, और फिर 30, 12 का डबल बच्चे 24 ऐड करूंगा तो 54 आएगा, है ना। यहाँ पे बच्चे ये 286 की जगह पे कोई और नंबर आपके पास बनना चाहिए था। आंसर जो है वो यहाँ पे
30 है। अब ऐसे आगे यहाँ पे 102 होना चाहिए था। और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है टेस्ट में, सीरीज में भी पूछ रखा है, यहाँ पे मिसिंग टर्म में दे दिया, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इस सीरीज में बच्चे बतानी है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। पी जेड एक्स क्यू ए वाई एस सी ए, देखो पी से क्यू पे गए, पी क्यू, 16 से 17 पे गए, 17 से 19 पे गए, 19 से 22 पे गए, 22 से बच्चे किस पे जाएंगे, 22 से किस पे जाएंगे, 26 पे ना, क्योंकि पहले एक जुड़ा था, फिर दो जुड़े, फिर तीन, तो अब चार जुड़ेंगे, और यहाँ पे आ गया z आ गया। और ये क्या हुआ, z से एक, a फिर c हुआ, दो जुड़े, फिर बच्चे ये 6 पे पहुंचे, और फिर बच्चे हम 10 पे पहुंचेंगे, 10 पे जाएंगे तो j, z और j वाला एक ही ऑप्शन दिखाई देने लग रहा है। अगली टर्म को देखो या ना देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो z j h आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बनी गया। क्लियर है ना, ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सॉरी, नेक्स्ट बोला गया 0 to 10 30 क्वेश्चन मार्क 130 2 to 2। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपको सीरीज कैसे दिखाई देने लग रही है। 0 को बच्चे आप क्या बोलोगे, ये है, 0 के क्यूब में 0 ऐड कर दिया, 1 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया, 2 के क्यूब में 2 ऐड कर दिया, 3 के क्यूब में 3 ऐड कर दिया, तो अब 4 के क्यूब में 4 ऐड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 68, क्योंकि ये देखो ये 5 के क्यूब से 5 ज़्यादा है, ये 6 के क्यूब से 6 ज़्यादा है ना। ये क्यूब और स्क्वायर तो बच्चे आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे जब डाटा दिखे तो आप देखते ही पहचान जाओ कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है, आखिर यहाँ पे क्या चीज़ है। क्लियर है ना बच्चों, आइए बात समझ में, ठीक है। बड़े नेक्स्ट पे, नेक्स्ट केस कहा गया है कि आपको नीचे दिया गया डायग्राम बताना है, फ्लावर, रोजेस, येलो, फूल, गुलाब और पीला। अब बच्चे गुलाब के फूल क्या होते हैं, गुलाब, रोज तो बच्चे सारे के सारे फ्लावर में आएंगे, और पीला हो सकते हैं ना, तो ये तो हो गया हमारा रोजेस, ये हो गए फ्लावर, और ये हो गया येलो कलर। तो ऑप्शन ए बच्चे हमारा फिट बैठने लग रहा है यहाँ पे, है ना, इस आकृति में ऑप्शन ए जो है वो हमारा फिट बैठने लग रहा है। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब एक क्वेश्चन फिगर दी गई, इस क्वेश्चन फिगर में आपने ढूंढना है कि ये कहाँ पर बच्चे है, कौन सी वाली आकृति में दिख रही। अब आपको ये लाइन टेढ़ी कहाँ पे जाती दिख रही है, ऐसे टेढ़ी भी लाइन और एक स्ट्रेट लाइन भी हो, तो स्ट्रेट लाइन तो इन तीन में, लेकिन ऐसे टेढ़ी नहीं जाने लग रही, लेकिन बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना, बी ऑप्शन में ये भी है, ऐसे है, और ये ऐसे है ना, तो ऑप्शन बी बच्चे आपके पास यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आसान होते हैं, ये तो आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है एक निश्चित कोड में, कोडिंग डिकोडिंग का है, एक निश्चित कोड में बिलीव को क्या लिखा जाता है, ए एफ के डी आई। अब बी से पहले ए होता है, ई से आगे बच्चे एफ होता है, एल से पहले के होता है, आई से आगे एक बार +1 है, एक बार -1 है, एक बार उससे बच्चे क्या किया गया, प्रीवियस लेटर लिखा गया, एक बार उससे नेक्स्ट बच्चे लिखा गया है ना। तो शुरू में एस से पहले बच्चे क्या होता है, आर होता है, ई से आगे बच्चे क्या होता है, एफ होता है, एल से पहले बच्चे हमारा क्या होता है, के होता है, डी से आगे बच्चे क्या होता है, ई होता है, ओ से पहले बच्चे क्या होता है, एन होता है, और एम से आगे बच्चे क्या होता है, ओ से पहले, और एम से आगे बच्चे हमारा क्या होता है, एन होता है ना। ठीक है, तो क्या बन गया, आर एफ के, यही करना था ना हमको, पहले वाले में कम किया गया है, शेल्डम को कैसे लिखा जाएगा, पहले वाले में कम किया गया, दूसरे वाले में बच्चे क्या किया गया है, यहाँ पे इससे एक कम हो गया, इससे आगे हो गया, इससे एक कम हो गया, इससे आगे हो गया, इससे एक कम हो गया, इससे एक आगे हो गया। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बच्चे आपके पास यहाँ पे आर एफ के ई क्या कर रखा है, अरे हाँ बाद में बच्चे थोड़ा सा चेंज कर रखा, आई से के वाले को है ना, आई से बच्चे के वाले पे चेंज कर रखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर इधर हम देखने लग रहे हैं यहाँ पे चेंज किया गया है ना,
ये आपका 2 पे है, ये 1 पे है। ये बच्चे आपका जो ई होता है ये 5 पे है, ये 6 पे है। ये आपका 12 पे है, ये 11 पे है। ये आपका 9 पे है, ये 11 पे, इधर 2 है। और ई बच्चे आपका 5 पे है, ये 4 पे है। और एफ बच्चे यहाँ पे इन दो में चेंज, चौथे और छठे में थोड़ा सा इन्होंने हेरा फेरी कर रखी थी। ये 6 पे है और ये बच्चे 9 पे है ना, इस वजह से था। तो आपके पास आंसर आई वाले पे, लास्ट वाले में 3 है ना, एम में 3 जोड़ूंगा तो 16, 16 पे बच्चे क्या आएगा, पी आएगा ना, अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, तो आर एफ के एफ एन पी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो चेंज देखना था, वो मैंने स्पीड में बच्चे ध्यान नहीं दिए। क्लियर है ना आप सभी को, यस और नो? क्लियर है? बड़े नेक्स्ट पे अगला बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ए बी सी इंटर इनटू ए बिजनेस। ए बी सी किसी बिजनेस में बच्चे घुसते हैं, क्या करते हैं, और 1/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 में मिक्स करते हैं। 6 महीने के बाद वो अपना शेयर जो है 25% बढ़ा देते हैं। ठीक है, आफ्टर ए इंक्रीजेज, ए जो है अपनी इंक्रीज को 25% बढ़ा देता है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज दिस, देन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड बी एंड सी। बच्चे सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, पहले इस अनुपात को सिंपल बनाओ। 5, 4 और 3 वाले को क्या करते हैं हम, इनके 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक वैल्यू को। तो ए का हिस्सा बच्चे, ए का हिस्सा कितना है 20 रुपीज़, बी का हिस्सा कितना है 45 रुपीज़। ठीक है, 60 से गुना करूंगा, और इसका हिस्सा बच्चे कितना 48 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास थे। अब इन्होंने तो 12 भाग के 12 महीने अपना यही हिसाब किताब रखा है। ठीक है, मैं 6 महीने को एक स्लॉट मान लेता हूं। ठीक है, तो पहले 6 महीने इसके 20 रुपए, फिर इसने 25% बढ़ा दिए। 20 का 25% बच्चे अगर हम देखेंगे, 20 का अगर बच्चे हमने यहाँ पे 25% कैलकुलेट किया तो बच्चे कितना बन गया आपके पास, फोर्थ पार्ट ना 5 हो गया। ठीक है, तो 5 रुपए इसने आगे बढ़ाने हैं, आगे इसने और इन्वेस्ट करने हैं। तो शुरू में इसके 20 रुपए हैं पहले 6 महीने, और अगले 6 महीने अगर मैं देखूंगा, अगले 6 महीने इसके 25 रुपए हैं, और उनके क्या है 45 रुपए हैं 2 यूनिट के हिसाब से। इसकी पहली यूनिट ये, इसकी इनकी तो सेम है ना, और इसकी 48 है, ये भी 2 यूनिट के हिसाब से। ये यहाँ तक आपकी कंडीशन बन गई होगी भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तो समझ गए होगे। अब ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू क्या आई 90, और सी की वैल्यू क्या आई 96। अब यहाँ से आप रेशो बनाना चाहे तो 3 से कैंसिल आउट होने लग रहा है, कैंसिल आउट कर दो। ये 15 पे, ये 30 पे, ये 32 पे, है ना। तो टोटल कितने हो गए ये आपके पास, अगर हम इन वैल्यूज़ को देखने लग रहे 77 ना, टोटल बच्चे हमारे पास 73 हो गया। होना कितना चाहिए 7161 भाग 77 से, 11 से ये 7 पे, 11 से 6 पे, है ना, फिर बचा 5, 11 से 5 पे, फिर 7 से ये अगर मैं देखूँ 7 से ये 9 पे, और 7 से ये 3 पे। 93 गुना होने लग रहा है ना, तो हमको बताना बी और सी के बीच का डिफरेंस। तो 2 गुना में 93 अगर हम कर देंगे तो 186 रुपीज़ यहाँ पे डिफरेंस आ गया। जो चीज़ पूछी गई है ना वही बच्चे बतानी है आपने। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए ने कोई आर्टिकल जो है 65,610 में बच्चे बेचा है, कितने का 10% और 25% का डिस्काउंट देने के बाद, और क्या है मार्क प्राइस जो है उसका वो है 1,20,000 रुपये। तो उसकी वैल्यू बताएं भाई, वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा तो किस तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा 65,610 है, 1,20,000 से है ना, 1,20,000 से शुरू की गई है। अब बात को समझिएगा बारीकी से। शुरू वाला डिस्काउंट बच्चे हमारा कितना था 10% का। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 10 की चीज को कितने में बेच दिया 9 में बेच दिया। दूसरे वाला डिस्काउंट हमारा कितना था, दूसरे वाला डिस्काउंट था 25% का। दूसरे वाला डिस्काउंट बच्चे कितना था 25% का। ठीक है, 25% मतलब क्या होता है 4 से 3 हो गया। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना आप बात को, ये कितना है 9 गुना में 3 है 27 है, 9 गुना 3, ये ध्यान से समझिए आप बात को। और ये क्या है जो है, अगर मैं अनुपात देखूं जो आपके पास बनने लग रहा है, ये था ना 1,20,000 रुपए, और ये थे 6561। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, क्यों है मैं इतनी चीज ही क्यों लिख रहा हूँ, 12,000 है, ये हो गए 6561। 6561 बच्चे क्या होता है आपके पास है, अगर हम बात करके चलेंगे 6561, 3 रेज टू पावर कितना बनेगा,
अगर मैं देखूंगा तो 9 की पावर 4 65 161 होता है, तो 3 की पावर 8 हो गया। 3 की 3 पावर तो ये हो ही चुकी है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 की 3 पावर तो है, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 40 तो हो ही चुका है, ये 300 हो गया। 300 की चीज़ 243 है लास्ट डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 57 का डिस्काउंट कितने पर, 300 पर, परसेंट में बनाएंगे गुना में 100, तो लास्ट डिस्काउंट 19% का है। अदरवाइज बच्चे आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा कि 1,20,000 में पहले 10% माफ़ किया, और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने 25% माफ़ किया, और उसके बाद कितना माफ़ करे कि 65,610 बन जाए। आपको उस तरीके से देखना होगा, वो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कंप्लीट। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और जी इसका सेंट्रॉइड है, तो त्रिभुज के शीर्ष और जी के मध्य की दूरी ज्ञात करें। तो बच्चे अब हम देखते हैं कंप्लीट क्या चीज़ रहती है। ये मैंने अपना सीईटी बैच में भी बच्चे ये बताया था। देखो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो इसका एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, और एल्टीट्यूड बनता है √3/2 इंटू में ए यहाँ पे 18 √3 दे रखा है, तो ये हो गया 9 गुना में 3 27। तो ये जो लेंथ आई ना, ये पूरी पूरी 27 आ गई एल्टीट्यूड की। और जो सेंट्रोइड होता है ना, वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है आपके पास। तो 2:1 के हिसाब से अगर मैं बांटूंगा 27 को, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास 18 बन गई। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा 18 आ गया। सेंट्रोइड से शीर्ष के बीच की दूरी पूछी गई थी, तो ये हमारे पास 18 बच्चे बन गया। ये हमारे पास 18 हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको बोला गया है कि दो नंबर्स हैं 7:9 में हैं। अगर पहले में हम 4 ऐड कर दे, दूसरे में हम 8 ऐड कर दे, तो रेशो 3:4 हो जाता है। देखो, एक तो बच्चे हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट से लेके चलें। मैंने मान लिया पहला नंबर 7x है, दूसरा 9x है। अगर पहले में मैंने 4 ऐड किया, दूसरे में 8 ऐड किया, तो ये रेशो 3:4 हो गया। मल्टीप्लाई किया, 28x जमा में 16 बराबर है 27x जमा में 24। यही बात बन गई ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई ना। तो वो नंबर क्या थे, अगर मैं देखूंगा तो ये नंबर थे 56 और 72। अगर इनमें से प्रत्येक में से 16 घटाया जाए, अगर मैं 16 घटाऊंगा तो ये बन गया 40, और ये कितना बन गया, ये 56 बन गया। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट होकर 5:7 हो जाएगा ना। बस इतनी सी बात थी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब अलग अलग चेंज दिया गया है, तो आप इस प्रकार से आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्टेटमेंट आपको दिखाई दे गई होगी। ए ने 100 टन स्टील खरीदा और उसे लाभ पर बेचा, और वो लाभ 52 टन स्टील पर किए गए भुगतान के बराबर है। मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, जितने का उसने 52 टन खरीदा था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 टन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 तो है ही है, प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 52, प्रॉफिट भी है ना। तो 100 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो गया, 152 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरचेंज हो जाते हैं। सीपी 100 हो गया, एसपी 152, तो 52 का प्रॉफिट है 100 पर। आंसर कितना आ गया हमारे पास है 52, हमारे पास है आंसर बन गया भाई। ठीक है, क्लियर है ना, ये बात है, आया है समझ में, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे एक पाई चार्ट दिया गया ए बी सी डी, और इनमें टोटल सेल्स है 72,000। तो ए की सेल और बी और सी की कंबाइन सेल का डिफरेंस बताना है। बी और सी की कंबाइन सेल कितनी होगी, 24 और 15 39%, और ए की 46 है, तो 7% का है। तो 72,000 का 7% आप निकाल दोगे, है ना। 2 0 से 2 0 आपके पास कैंसिल आउट होगी, कितना आ जाएगा, अगर हमने देखा तो 5,040 आ गया ये, है ना। 72,000 का 7% आप निकाल दोगे, ईजी था ये तो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है यहाँ पे, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड। आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजीली बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो है ना, कर लेंगे ना, प्लस माइनस बोर्ड में से अप्लाई कर दोगे। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12 और 16 में भर सकते हैं, जबकि सी उसको 18 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को, आपने बताना है, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। तो अगर बच्चे हम यहाँ पे देखने लग रहे हैं, एलसीएम कितना आ गया, 12, 16 और 18 का 144 आ गया। 12 लीटर इसने भरा, 9 लीटर इसने भरा, इसने 8 खाली कर दिया, तो 13 ही लीटर भरा जाने लग रहा है ना टंकी में। तो 1 घंटे में तो 144 कितने में, 144 भाग में 13, 11 से 1/13 आ गया। तो ऑप्शन सी बच्चे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चे हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, वाइल टेबुलेशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्कोर इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। जब मार्क्स लिखे जाने लग रहे थे 37 के स्थान पे गलती से 73 लिख दिया, जिससे एवरेज क्या होगी, 0.75 बढ़ गई। मतलब अगर 36 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए ना तो एवरेज कितनी बढ़ गई, 3/4। तो मतलब वो नंबर कितने थे, जो चेंज आया डिवाइड बाई चेंज इन एवरेज कर दोगे तो आपके पास है क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे। तो कितने हो गए, 42। बस आपको नहीं क्या देखना होता है, चेंज देखो चेंज कितना है, ठीक है, और डिवाइड में एवरेज का चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 1 + 3 + 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर का सम मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में क्या बताया था, n² नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये 19,600 किसका स्क्वायर हो गया, 140 का ना। तो कितनी टर्म्स लेनी चाहिए हमको, 140 टर्म बच्चे हमने लेनी चाहिए। ठीक है, आइए बात समझ में, यस और नो। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां हैं 9 मिनट 12 मिनट, वहां पे बच्चे 7 दे रखे, इसको 9 कर लीजिएगा। 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बच्चे बजती हैं, 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बच्चे बजती हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है, अगर सुबह 9 बजे एक साथ बजाई गई हैं तो किस समय पर दोबारा एक साथ बजाई जाएंगी। तो जब भी ये आए कितने समय के बाद एक साथ बजाई जाएंगी, तो आपने बच्चे उनका एलसीएम लेना है। अगर आप इनका एलसीएम लोगे 9, 12, 15 का, आपको 9 और 12 का पता है, आपके पास 36 आएगा। 36 का 15 के साथ देखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, अगर हम देखने लग रहे हैं तो इन सभी का 180 आपके पास बनने लग रहा है ना। ठीक है, 7, 12 और वो 9, 12 और 15 का अगर हम देखने लग रहे हैं तो 180 मिनट्स यहाँ पे एलसीएम आने लग रहा है ना। 180 मिनट्स आपके पास, मतलब कितने, 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। तो आफ्टरनून के 12 बजे यहाँ पे क्या होगी, घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्लियर है ना, आफ्टरनून के 12 बजे, क्लियर है। अगला बोला गया 501 से 599 तक संख्या लिखी जाए तो कितनी बार 6 आएगा। ये तो आप गिन सकते हो ना, कितनी बार 6 आएगा। ये तो हमारा बेसिक भी बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं छोटी क्लासेस में कि इतने तक कितनी की गिनती लिखी तो ये वैल्यू कितनी बार आएगी, तो 20 बार आएगा ना। काउंट कर सकते हैं ना ये तो सभी। ठीक है, 506 में आ गया, 516 में आ गया, 526 में आ गया। बस वो 566 वाली 560 वाली लाइन में वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 20 बार बच्चे यहाँ पे बनेगा। क्लियर है ना भाई सभी को। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन था।